हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। सभी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। सभी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर लीजिए और भी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर ले। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं एक बीएससी पार्ट थर्ड मैथ ऑनर्स का स्पेशली वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो कि बिहार यूनिवर्सिटी में या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में हम सेशन 2021 से 24 सेशन में जो बच्चे एडमिशन लिए थे उन सभी बच्चों के लिए मैं एक बीएससी पार्ट थर्ड मैथ ऑनर्स का एक बैच स्टार्ट किया था और उस बैच का यह सेकंड लेक्चर लेके आ रहे थे। इससे पहले हम एक लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं और आज की क्लास में हम सब या कहें पिछले क्लास में आपको बीएससी पार्ट थर्ड में क्या सिलेबस होता है इसके बारे में हम बात किए थे और आपको सिलेबस आपको बताए थे कि आपको 4 पेपर पढ़ना होता था। पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 और पेपर 8 और किस पेपर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते थे यह सब चीज़ हम लेक्चर नंबर 1 में ऑलरेडी कर चुके हैं। और आज की क्लास में हम सब जो स्टार्ट करने वाले हैं वह आपको पेपर 7 का जो डिफरेंशियल इक्वेशन था दोस्तों, आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले थे वह आपको पेपर 7 का ग्रुप सी में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा जाता है। क्या पढ़ना होता है दोस्तों? तो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना होता है और उसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में, या कहें हम जो फर्स्ट बैच जो स्टार्ट कर रहे थे उस बैच में हम यही लेक्चर को या यही बुक को हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको टोटल टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 4 पूछे जाते हैं दोस्तों। कितने पूछे जाते हैं? 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 16 चौका 64। एक क्वेश्चन अगर 16 नंबर का होता है तो 4 क्वेश्चन अगर इससे पूछ रहा है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 4 क्वेश्चन को हम लोग अगर डिफरेंशियल इक्वेशन से अगर हम बनाते हैं तो फिर मेरा 64 नंबर जो है ना, हम एक ही मतलब पेपर नंबर 7 के ग्रुप सी से ही हम 64 नंबर ला सकते हैं। 4 क्वेश्चन हम बना सकते हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना बहुत ही आसान है आपके लिए। जो बच्चे पार्ट 1 में पार्ट 2 में भी पढ़े होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, उनके लिए तो बहुत आसान ही है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे अगर आप नहीं भी पढ़े होंगे तो आपको कुछ हम बैकअप क्लासेस के लिए जो है ना या बैकअप कराएंगे। उसके बाद जो है ना जो सिलेबस होता है उस सिलेबस को हम कवर करेंगे मेरे भाई। ठीक है। तो आज की क्लास में हम यही शुरू करने वाले हैं जो कि पेपर 7 का ग्रुप सी में जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना होता है उसी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हम बात करेंगे और इसी लेक्चर को या कहें इसी ग्रुप से हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है। और इस ग्रुप से स्टार्ट करने का या कहें डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टार्ट करने के पीछे एक ही लॉजिक है, क्योंकि यह बहुत आसान भी है और आप लोग पार्ट 2 में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े भी हैं। तो इसलिए हम आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ही स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ हम नया चीज़ पढ़ रहे हैं या कहीं कुछ आगे कुछ हम नया चीज़ पढ़ रहे हैं। ठीक है। क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड है। उसके बाद में जो है ना बस आपको यही पढ़ना होगा। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ अलग पढ़ रहे हैं या कुछ नया पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं लगेगा मेरे भाई। ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे थे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन ही हम स्टार्ट कर रहे थे। ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले कि जो भी बच्चे अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं, जो मेरा पेड क्लासेस जो चल रहा था वो उस पेड क्लासेस में अगर आप अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं या एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं तो आप जल्दी से एडमिशन ले लीजिए ताकि आपका कोई भी चीज़ छूटे नहीं और आप प्रॉपर वे में क्लास को कर सके दोस्तों। ठीक है। तो जो भी बच्चे अगर चाहते हैं एडमिशन लेना, क्योंकि वहाँ आपको जो है ना पूरा कंप्लीट सिलेबस जो है टाइम पे और प्रॉपर वे में आपको कराया जाएगा या कंप्लीट कराया जाएगा। वहाँ आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा एकदम 6 से 8 महीने के अंदर मेरा भाई। ठीक है। तो जो भी बच्चे अगर चाहते हैं थ्रू आउट बुक पढ़ना और पार्ट थर्ड में बहुत अच्छे नंबर से पास करना तो वे एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेके वहाँ आपको कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है, वहाँ से कंप्लीट सिलेबस आप कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है। और भी टाइम पे एग्जाम से पहले। और साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक का जो सॉल्यूशन है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कराया जाता है लास्ट में एग्जाम के पर्पज से। तो वह सब चीज़ भी आपको कराया जाएगा। तो जो भी बच्चे अगर चाहते हैं एडमिशन लेना तो यहाँ जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है उस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे और आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज की क्लास में जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम स्टार्ट करने वाले थे उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम स्टार्ट से जो पहला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वह पढ़ने वाले हैं आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है। और यह चैप्टर जो है ना आपका पार्ट थर्ड का चैप्टर नहीं है। ठीक है। यह पार्ट 2 का ही चैप्टर है
जो कि आप लोग ऑलरेडी पढ़े भी होंगे, और जो बच्चे अगर नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए तो खैर नया है, और जो बच्चे पढ़े हैं उनके लिए यह रिवीजन हो जाएगा। और इसको पढ़ाने के पीछे एक ही लॉजिक है कि जब भी हम पार्ट थर्ड के जो बैच हम स्टार्ट करेंगे या पार्ट थर्ड का जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे ना, तो उसमें इसका हर एक क्वेश्चन में आपको यूज होने वाला है। इसलिए हम चाहते हैं क्या कि इस चीज़ को आपको पढ़ा दें, ताकि आपको पार्ट थर्ड का जो चैप्टर वाइज है या चैप्टर है या कहीं डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो। इसलिए हम इस चीज़ को हम कर रहे थे दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले जो बच्चे अगर पार्ट टू में पढ़े होंगे, पार्ट टू का जो सबसे लास्ट चैप्टर जो था, यही चैप्टर था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, वह बच्चे जानते होंगे। और इसमें हम लोग CF निकालते हैं, PI निकालते हैं। तो यह सब चीज़ के बारे में एक एक करके आपसे बातें करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे क्या कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन या कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में रहेगा, तो उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट आप कहिएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, इसका एक लाइन अगर डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, एन या ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ए डिफरेंशियल इक्वेशन of the form P नॉट dn y अपॉन dx के पावर n प्लस का P1 dn माइनस वन इंटू वाई अपॉन dx के पावर n माइनस वन प्लस का P2 dn माइनस टू वाई बटा में dx के पावर n माइनस का टू प्लस डॉट 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 प्लस Pn y इक्वल टू क्यू, ठीक है। कोई भी डिफरेंशियल अगर इस फॉर्म में हो, ठीक है, या हम कहें इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो। कैसे भाई? तो ऐसे देखो, P नॉट dn अपॉन dx के पावर n प्लस का P1 dn माइनस वन अपॉन dx के पावर n माइनस वन प्लस का P2 dn माइनस टू अपॉन dx के पावर n माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस का Pn और होल इंटू हम क्या करेंगे यहाँ से y को बाहर निकालेंगे इक्वल टू q। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इसके फॉर्म में भी हो या बहुत जगह ऐसे भी आप लिखा देखेंगे और करके, यहाँ से आपको P नॉट dn P1 d के पावर n माइनस वन प्लस P2 d के पावर n माइनस टू प्लस डॉट 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 यहाँ से क्या लिखा रहेगा आपको, तो Pn होल इंटू क्या रहेगा यहाँ से y रहेगा इक्वल टू q रहेगा। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग क्या कहने वाले हैं, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट के नाम से हम लोग जानेंगे। और कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहता है आपको f ऑफ dy इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, q मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म में रहे, ठीक है, जहां वेयर यहाँ से लिख देते हैं वेयर P नॉट P1 कॉमा P2 डॉट 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 Pn are constant and q are called and q is a function, q is a function of x alone, ठीक है। और constant are called linear differential equation with कांस्टेंट कोफिशिएंट हम लोग कहेंगे कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इसके फॉर्म में अगर हो तो फिर उस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप क्या कहने वाले हैं दोस्तों, तो उसको कहने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट के नाम से हम जानेंगे। और इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट ही हम कहेंगे मेरे भाई, ठीक है। अब जो है कुछ एग्जाम्पल आपको देते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू से आपको हम समझाते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल जो है ना अगर आपको हम दे तो फिर आप कहिएगा कि यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट ही है मेरे भाई, ठीक है। तो इसके लिए चलिए आप लोग यहाँ तक लिखिए, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, लिखिए आप लोग इसको। चलिए अब आते हैं, कुछ एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू से आपको हम समझाते हैं कि कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना या किस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा, तो उसको आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट कहने वाले हैं मेरे भाई। तो चलिए हम इसको भी देख लेते हैं, ठीक है, कि कैसे हम लोग पहचानेंगे या किस टाइप के इक्वेशन आपको देगा तो आप उसको कहेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट आप कहेंगे, और ठीक है। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, जैसा मैं कि यहाँ से मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रहे थे मेरे भाई, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से एक एग्जाम्पल लेके आओ आप यहाँ से,
लिखोगे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का 8 dy अपॉन डी एक्स प्लस का 15y इक्वल टू 0। यह भी एक क्या है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट का ही एग्जांपल है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ से एक और अगर एग्जांपल आप लेते हो यहाँ से 4d² प्लस का 4d प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0। ये भी आपका क्या है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट का ही एग्जांपल है। इसी तरह से एक और एग्जांपल अगर आप लेते हो तो क्या लिखोगे आप यहाँ से d² माइनस का 4d प्लस का 13 इंटू वाई इक्वल टू 0। ये भी आपका क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट का ही मेरे भाई एग्जांपल है। उसी तरह से एक और एग्जांपल अगर आप लेते हो यहाँ से d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का 2dy अपॉन डी एक्स प्लस का y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ई के पावर 2x। यह भी आपका क्या है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट का ही एग्जांपल है। तो जब भी और जहां भी अगर इस टाइप के इक्वेशन अगर आपको मिलता है तो आप उस केस में क्या कहिएगा कि यह भाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट ही है, और उसको हम लोग क्या करने वाले हैं तो पहचान लेंगे कि यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट ही है मेरे दोस्त, ठीक है। किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हम बात करने वाले हैं, अब हम इस बात करेंगे कि भाई जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट हम जान गए, पहचान गए कि वह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट ही है, तो फिर आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे, उसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, इस पे हम एक एक करके आप लोगों से बातें करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं मेरे भाई। चलिए आप इस चारों क्वेश्चन को लिख लीजिए या चारों एग्जाम्पल को आप लिख लीजिए ताकि जो है ना एक एक करके हम आपको समझा सके मेरे भाई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना है। और एक और चीज़ है कि जो भी बच्चे अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं, क्योंकि आप अगर एडमिशन ले लेते हो, ठीक है, तो आपको टाइम पे कंप्लीट सिलेबस कर सकते हैं। और बीएससी पार्ट 3 का एक बैच जो स्टार्ट होगा है, उस बैच में आप एडमिशन ले लीजिए ताकि आपका पार्ट 3 का पूरा कंप्लीट सिलेबस जो है ना आपको टाइम पे कंप्लीट कराया जा सके। बहुत सारे बच्चे का एडमिशन हो चुका है, एडमिशन चल भी रहा है, आप भी एडमिशन ले सकते हैं। और वहाँ एप्लीकेशन पे आप लाइव क्लासेज डेली 2 से 3 जो चलता है आप कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से भी आप सिलेबस कवर कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डालने वाले हैं, वह टॉपिक डालने वाले हैं हाउ टू सॉल्व ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ ए कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट। कि भाई इस क्वेश्चन को या हम कहें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट को आप कैसे सॉल्व करेंगे, इस पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या देने वाला है, एक आपको डिफरेंशियल इक्वेशन देगा। तो जनरली हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन क्या लिखते हैं यहाँ से, लेट एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू आपको क्यू देने वाला है। यही एक क्या है आपका, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट है मेरे भाई, ठीक है। तो जब भी आपको एक क्वेश्चन अगर आपको देगा ना, तो उसमें आपको क्या निकालना पड़ेगा, उसका जो सॉल्यूशन है वह 2 पार्ट से मिलकर बना रहता है, ठीक है। कौन सा पार्ट होता है, तो एक पार्ट यानी फर्स्ट पार्ट को हम CF कहते हैं और दूसरा का पार्ट को हम PI कहते हैं, ठीक है। CF का मतलब क्या होता है, तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, और PI का मतलब क्या होता है, तो पार्टिकुलर इंटेग्रल होता है। यानी दोनों पार्ट से मिलकर इस क्वेश्चन का या कहें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट का सॉल्यूशन आपको बनता है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट पार्ट आपका क्या होता है, तो CF होता है, और सेकेंड पार्ट क्या होता है, PI होता है। और इसी को आपको क्या करना है, y के बराबर कर लेना है। तो यही इसका क्या होगा, आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। और इसी तरीके से हम लोग क्या करने वाले हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने वाले हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में यह क्वेश्चन एराइज होता होगा कि भाई CF कैसे निकालेंगे, PI कैसे निकालेंगे, या उसका क्या रूल है, कैसे हम निकालेंगे। तो यह सब चीज़ के बारे में एक एक करके आपसे बातें करने वाला हूं दोस्तों, ठीक है। तो CF और PI निकालने के लिए जो है ना कुछ आपको टाइप्स होता है या कहें कुछ रूल होता है, उस रूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा। और उसी के रूल के थ्रू से हम लोग क्या करने वाले हैं, CF और PI निकालने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं CF कैसे निकालते हैं और PI कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन के थ्रू से भी हम लोग आपको बताएंगे कि क्वेश्चन के थ्रू से ही आपको हम बताने वाले हैं कि CF और PI कैसे निकालेंगे मेरे भाई, ठीक है। उससे पहले आप इसको लिखिए, इसके बाद में हम लोग फिर आते हैं CF और PI कैसे निकालते हैं मेरे भाई, ठीक है। ओके, अब आप लोग नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा हाउ टू फाइंड CF बाय एग्जाम्पल। यानी आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालेंगे,
ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू से उस पर हम बात करने वाले हैं। जैसे मैं अभी आपको बताया है ना कि आपको कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, CF निकालना पड़ेगा और PI निकालना पड़ेगा। तो कैसे आप निकालोगे इस पर हम बात करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू से मेरे भाई, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो है हम इसी में से एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं, क्या है एग्जाम्पल मेरे भाई, यहाँ से देखना है क्वेश्चन नंबर 1 आप लेके चलो। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 है d2y अपॉन dx² माइनस का 8 dy अपॉन dx प्लस का 15y इक्वल टू 0 दिया गया है, ठीक है। इसका आपको क्या निकालना है, तो CF निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, d2y अपॉन dx² माइनस का 8 d अपॉन dx प्लस का 15 इंटू क्या लिखोगे यहाँ से y इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। और इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, d² माइनस का 8d प्लस का 15 इंटू y इक्वल टू आप 0 लिख सकते हो। अब जैसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर इसको ब्रेक कर लिए हैं, तो ब्रेक करने के बाद में आपको यहाँ से क्या मानना पड़ेगा, यहाँ से यह बात मानना पड़ेगा, ठीक है। लेट y इक्वल टू e के पावर mx बी ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। यानी इस इक्वेशन का जो है ना हम सॉल्यूशन क्या माने हैं, y इक्वल टू e के पावर mx हम माने हैं। हालांकि एक ही आपको मान के बताएंगे, आने वाला टाइम में हम नहीं मानेंगे, आप इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। तो फिर अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ से देखिए इसका आपको CF निकालना है ना, तो CF निकालने के लिए यहाँ से आइए 4 CF यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी CF, ठीक है। यानी क्या लिखोगे, यहाँ से CF लिखेंगे। अब CF निकालने के लिए जो है ना आपको क्या निकालना पड़ता है, तो आपको निकालना पड़ता है ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है भाई, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना पड़ता है। और ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सो देखिएगा यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको निकालना होता है। और ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए हमेशा, ठीक है, आप D के जगह पर M पुट कीजिएगा। यानी क्या पुट करोगे, D के जगह पर M, यानी यहाँ क्या लिखोगे m² माइनस का 8m प्लस का 15, ठीक है। और इंटू y के जगह पर आपको 0 पुट करना है, सॉरी y की जगह पर 1 पुट करना है। तो 1 से अगर इसमें गुना कीजिएगा तो वही रहने वाला है। और इक्वल टू का उस पार जो है ना हमेशा आपको 0 पुट करना है। हालांकि यहाँ 0 दिया ही गया है, लेकिन अगर 0 नहीं भी दिया गया होता, जैसे मैं यहाँ देखो यहाँ 0 नहीं दिया गया है, तो यहाँ 0 अगर नहीं दिया गया है तो फिर हम क्या करते, तो 0 ही पुट करते मेरे भाई, ठीक है। तो हमेशा यही काम आपको करना है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ से अब यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। m² माइनस का 5m माइनस का 3m प्लस का 15 इक्वल टू 0 लिख सकते हो। यहाँ से m बाहर निकालेगा तो m माइनस का 5, यहाँ से 3 बाहर निकालो तो क्या लिखोगे, यहाँ से m माइनस का 5 लिख सकते हैं इक्वल टू 0। अर्थात यहाँ से m माइनस 5 इंटू m माइनस का 3 इक्वल टू 0। अर्थात यहाँ m का वैल्यू क्या मिलेगा, 3 और 5 मिलने वाला है, ठीक है। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वैल्यू हम निकाले वो वैल्यू आपको क्या मिला, तो 3 और 5 मिला। और यह जो रूट्स आपको मिला, जो वैल्यू मिलता है उसी को तो रूट्स कहते हैं ना। तो यह रूट्स जो है ना, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। यह रूट्स आपको कैसा है, तो रियल है और अनइक्वल है। तो हमेशा याद रखिएगा यही आपका टाइप नंबर 1 है। इसको आप क्या कह सकते हो, टाइप नंबर 1 कह सकते हो, ठीक है। टाइप नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 1 जो भी कहना है इसको कहोगे, ठीक है। हमेशा टाइप नंबर 1 में हम क्या देखें हैं कि कोई भी अगर रूट से रियल हो जाए और अनइक्वल हो जाए, क्या हो जाए भाई, रियल हो जाए और अनइक्वल अगर हो जाए, ठीक है। तो इसका जब हम CF निकालने आएंगे तो CF हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे जो कि मैं आपको यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ आप बताओगे, जैसे m के जगह पर यहाँ से जैसे y इक्वल टू हम लोग क्या लेके चले हैं, e के पावर mx इसका सॉल्यूशन माने हैं। अगर m के जगह पर यहाँ 3 है और m के जगह पर यहाँ 5 है, तो जैसे यहाँ रखोगे 3 और 5 तो क्या कभी 0 होने वाला है, नहीं होने वाला है। तो यहाँ से y इक्वल टू e के पावर mx है डज नॉट इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ से 10, ठीक है, हमेशा 10 है। CF जब निकालोगे ना तो CF इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ से CF इक्वल टू देखो क्या लिखोगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हमको क्या निकालना है भाई, CF आपको लिखना है। तो CF इक्वल टू हमेशा क्या लिखिएगा, देखिएगा यहाँ से C1, ठीक है, C1 और e के पावर m का जो पहल का वैल्यू छोटका होगा वह रखिएगा, यानी यहाँ से 3x आप प्लस एक और कांस्टेंट जोड़िएगा C2 e के पावर जो सेकेंड वाला वैल्यू है उसको रखिएगा,
यानी 5 और x तो आपको लगाना ही है दोस्तों, ठीक है। तो यही इसका क्या होगा, आपका CF हो जाएगा। या हम कहें इसी चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं, तो इसी चीज़ को आप CF इक्वल टू जो है, आप इसको CF इक्वल टू आप या कहें CF को हटा के यहाँ से y भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। यानी y इक्वल टू आपको क्या मिला, तो C1 e के पावर 3x प्लस C2 e के पावर 5x। अगर इसी चीज़ में अगर एक और वैल्यू अगर आपको मिल जाता, मान लो कि यह क्वाड्रेटिक था, क्यूबिक इक्वेशन अगर हो जाता, तो क्यूबिक इक्वेशन अगर हो जाता तो फिर मान लेते अगर m के जगह पर 6 अगर मिल जाता, तो फिर हम लोग एक और प्लस करते C3 e के पावर 6x लिखते। जितना वैल्यू मिलता उसी तरह से हम उसको क्या करते, आगे बढ़ाते रहते मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से यही मेरा क्या मिला, तो CF मिला। और इसी तरीके से आपको भी क्या करना है, CF को निकाल लेना है। और यह आपको हम टाइप नंबर 1 में बताए हैं। टाइप नंबर 1 में हमको यही काम करना है कि जब भी अगर रूट से अगर आपको रियल मिले और अनइक्वल मिले, तो उस केस में हम क्या करने वाले हैं, तो उस केस में जो CF हम निकालेंगे वह C1 प्लस e के पावर पहल का वैल्यू इंटू एक्स प्लस C2 e के पावर जो सेकेंड वैल्यू होगा वह इंटू एक्स करने वाले हैं। वही उसका क्या होगा मेरे भाई, तो CF हो जाएगा। यही CF निकालने का तरीका है। जहां भी जिस क्वेश्चन में भी अगर आपको रूट से रियल मिले और अनइक्वल मिले, तो आपको इसी तरीके से काम करना है। किसी कोई दिक्कत है मेरे भाई, किसी को भी नहीं ना। तो यही इसका क्या है, तो फर्स्ट टाइप है या कहें टाइप नंबर 1 है मेरे दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग अब आते हैं टाइप नंबर 2 की अगर बात करते हैं, तो टाइप नंबर 2 में हम देखते हैं, फिर एक और क्वेश्चन को लेके चलेंगे। एक और क्वेश्चन के थ्रू से मैं आपको बताना चाहता हूं। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। किसी को भी कोई दिक्कत है तो बताइएगा, ठीक है। और जो भी बच्चे अगर चाहते हैं कंप्लीट सिलेबस पढ़ना, तो फिर वहाँ जो एप्लीकेशन पे बैच स्टार्ट हो चुका है, उस बैच में आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको जो है ना टाइम पे कंप्लीट सिलेबस को आपको कराया जा सके और आप कर सके मेरे भाई, ठीक है। ताकि आपका पार्ट 3 का जो रिजल्ट है वह बेहतर हो और आप बेहतर नंबर से पास कर जाएं, ताकि आपको आगे पढ़ने में या PG वगैरह करने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो मेरे दोस्तों, ठीक है। तो आइए अब हम आते हैं टाइप नंबर 2 की बात करते हैं। यानी टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन को हम कैसे बनाने वाले हैं, इस पे मेरे भाई हम लोग बातें करने वाले हैं, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन को लिखते हैं, एक और क्वेश्चन के थ्रू से आपको हम समझाते हैं। आइएगा यहाँ से टाइप नंबर 2 की हम बात करते हैं। टाइप नंबर 2 में, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना टाइप नंबर 2 है या, तो टाइप नंबर 2 की हम बात कर लेते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। टाइप नंबर 2 में कुछ आपको क्वेश्चन इस तरीके से देगा, d2y अपॉन dx² प्लस का 4y इक्वल टू 0 आपको दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है यहाँ से, तो यहाँ से आपको कर लेना है, क्या इसको लिख सकते हो, d2 अपॉन dx² प्लस का 4 होल इंटू वाई इक्वल टू 0 लिखेंगे। फिर यहाँ से क्या लिखोगे, d² प्लस का 4 इंटू वाई इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब वहाँ जो y इक्वल टू e के पावर mx जो सॉल्यूशन हम माने थे, वह हर एक क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं है, वह ऑलरेडी होता ही होता है। और उसी के अकॉर्डिंग ही तो हम लोग CF लिख रहे थे, ठीक है। तो उसको मानने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा हम लोग क्या कर सकते हैं, देखना है यहाँ से। अब यहाँ से आइए 4 कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। 4 कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और भी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप जो है ना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं मेरे भाई, बोलो क्या निकालते हैं, बोलो बोलो, ठीक बोल रहे हो, हाँ, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से अब आइए, यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन हम निकालते हैं, ठीक है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन जब निकालोगे तो क्या कहे थे, आपको d के जगह पर m पुट करना है, यानी m² प्लस का 4 इंटू वाई के जगह पर 1, तो 1 में सबसे गुना कीजिएगा, वही होने वाला है, इक्वल टू हमेशा 0 लिखना है। फिर यहाँ से क्या लिखोगे, m² इक्वल टू माइनस का 4, तो m इक्वल टू रूट अंडर माइनस का 4, यानी m इक्वल टू क्या लिखोगे, प्लस माइनस का 2y लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। यानी हम कहें m इक्वल टू 2y और यहाँ भी माइनस का 2y। तो यह जो आपको रूट्स मिला, वह रूट्स आपको कैसा मिला, तो रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। जब भी आयोटा लग जाता है तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है। तो जब भी अगर रूट्स अगर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट अगर हो, तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से देखना। अभी हम लोग CF निकालना बताए थे ना, y इक्वल टू C1 e के पावर 2x, तो यहाँ से क्या लिखो 2ix। फिर यहाँ से प्लस है C2 e के पावर माइनस का 2ix लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से तो लिख सकते हैं रूल नंबर 1 के जैसा या कहें टाइप नंबर 1 के जैसा। अब इसको थोड़ा सा आगे हम बढ़ाते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे तो कुछ आप इसको ऐसे लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो मेरे भाई, तो ऐसे लिख सकते हैं। देखिएगा, हम लोग जानते हैं ना कि भाई e के पावर i थीटा को क्या लिखते हो, कॉस थीटा
प्लस आई साइन थीटा लिखते हैं ना। ई के पावर माइनस आई थीटा को क्या लिखते हैं, कॉस थीटा, और माइनस का आई साइन थीटा लिखते हैं। तो उसी तरीके से इसको क्या लिखोगे आप यहाँ से, y इज इक्वल टू C1 इंटू कॉस 2x प्लस आई साइन 2x लिख सकते हैं। बस थीटा के जगह पर यहाँ जो है ना, यहाँ 2x दिया गया है, ठीक है। फिर यहाँ से प्लस C2 इंटू क्या लिखोगे यहाँ से, कॉस 2x, माइनस है तो माइनस आई साइन 2x लिखेंगे दोस्त, ठीक है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा और आगे हम बढ़ाते हैं, तो आगे जब बढ़ाएंगे तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। देखो y इक्वल टू, इसमें गुना करो, क्या लिखोगे आप यहाँ से, C1 cos 2x प्लस का C1 i इंटू साइन 2x लिख सकते हैं। फिर प्लस इसमें इससे गुना करो, क्या लिखेंगे आप यहाँ से, C2 cos 2x और माइनस C2i साइन 2x लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। फिर आप यहाँ से क्या लिखोगे, y इक्वल टू, देखो cos 2x को एक साथ रखो, तो cos यहाँ है और यहाँ है, क्या लिखो यहाँ से, तो C1 प्लस का C2 इंटू कॉस 2x प्लस इस दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ से C1 माइनस का C2 इंटू आई इंटू साइन 2x लिख सकते हैं दोस्त, ठीक है। तो यही आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि एक ही क्वेश्चन में जो है ना 50 को कांस्टेंट जोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यह भी आपका कांस्टेंट है, यह भी आपका कांस्टेंट है, दोनों में इस कांस्टेंट को हटा के, या C1 और C2 को हटा के एक नया कांस्टेंट हम a जोड़ रहे थे, यानी a cos 2x, अब प्लस इसके जगह पे हमें b साइन 2x लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सब कांस्टेंट को हटा के हम दो ही कांस्टेंट a b कर लेंगे और इस तरीके से हम लिख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो फाइनली जो आपका CF आपको निकला, वह अगर रूट्स अगर आपको कॉम्प्लेक्स कंजुगेट अगर हो तो CF आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसी चीज़ को आपको लिखना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ हालांकि हम आपको लिख के बता दिए हैं कि यह सब कैसे यह आया, हालांकि सब क्वेश्चन में इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है। बस आपको डायरेक्ट आपको यही कर लेना है, यही आपको डायरेक्ट लिख लेना है। अर्थात हम कहेंगे अगर m का वैल्यू जो मिलेगा वह a इंटू कॉस है, जो वैल्यू मिलेगा उसको रख लीजिएगा, इंटू x लगाइएगा, प्लस b इंटू साइन m का जो वैल्यू मिलेगा वह लगाइएगा। कब है, जब रूट्स आपका क्या हो, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का मतलब क्या है, नंबर सेम ही हो, प्लस माइनस के साथ आता हो, जिसमें आई भी लगा हो दोस्तों, ठीक है। तो यही इसका क्या है, तो CF निकालने का तरीका है। कहीं कहीं आपको ऐसे भी लिखा रहेगा इसी क्वेश्चन को, ठीक है। तो आप समझिएगा दोनों का मतलब सेम ही होता है। y इक्वल टू यहाँ से साइन कह देगा, ठीक है, और यहाँ से ये जो नंबर है वही 2x आप प्लस यहाँ से कोई कांस्टेंट C1 कह देगा। तो यह भी क्या है, इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। कभी कभी आप ऐसे भी देखिएगा, बुक में लिखा होगा y इक्वल टू कॉस है और 2x आप प्लस एक और कांस्टेंट यहाँ से C2 जोड़ सकते हैं। तो आंसर जो है ना आपको तीन टाइप से देगा, एक तो आपका यह लिख सकता है, या तो यह लिख सकता है, नहीं तो यह लिख सकता है, या तीनों में से कोई एक आंसर अगर होगा तो फिर यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, तीनों क्या है, सेम ही है, लिखने का अलग अलग तरीका है मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से अभी हम क्या देखे हैं, टाइप नंबर 1 में रूट्स अगर रियल हो, अनइक्वल हो, तो फिर हम कैसे उसका CF निकालते हैं। उसी तरह से टाइप नंबर 2 में देखे हैं क्या कि रूट्स अगर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो तो फिर आप उसको कैसे लिखेंगे मेरे भाई, ठीक है। अब जो हम बात करते हैं, फिर हम लोग आते हैं टाइप नंबर 3 की बात करते हैं कि टाइप नंबर 3 में क्या आपको देगा, तो फिर कैसे आप इसको निकालिएगा मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए आप इसको लिखिए। अब आते हैं हम लोग टाइप नंबर 3 की बात करते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन को लेके आते हैं, एक और क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ तक तो समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था, मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आप लोगों किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था, ठीक है। एक और क्वेश्चन को देखते हैं, एक और टाइप को देखते हैं, यानी टाइप नंबर 3 को देखते हैं कि उसको भी आप कैसे बनाइएगा। अभी आपको 2 टाइप आपको हम बताएंगे, टोटल 4 टाइप आपको हम बताने वाले हैं, टाइप नंबर 1, 2, 3 और 4 है, जिसमें 2 टाइप आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं। और अभी जो है आपको हम टाइप नंबर 3 की हम बात करेंगे, टाइप नंबर 3 की हम बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। टाइप नंबर 3 में आपको एक और क्वेश्चन को हम लेके आएंगे, ठीक है, जो कि आपको हम एग्जाम्पल में लिखे ही थे, उसी क्वेश्चन को लेके आते हैं। देखो d² माइनस का 4d प्लस का 13 इंटू y इक्वल टू 0 दिया गया है, ठीक है। तो इसका आपको क्या निकालना है, CF निकालना है। तो CF निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, देखो यहाँ से 4 कॉम्प्लीमेंट्री
कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी CF निकालते हैं। और आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना पड़ता है। और ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालते हो, तो डी के जगह पर m रखते हैं, y की जगह पर 1 रखते हैं, और q के जगह पर यानी इक्वल टू के उस पर जो दिया रहता है उसके जगह पर हम क्या रखते हैं, तो 0 रखते हैं हमेशा। हालांकि यहाँ 0 दिया गया है तो 0 ही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको निकालना पड़ेगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन हम निकालते हैं, ठीक है। क्या लिखोगे भाई, यहाँ से m स्क्वायर माइनस का 4m प्लस का 13 इक्वल टू 0। अब यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग जानते हैं ना कि अगर ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0 रहता है तो x इज इक्वल क्या लिखते हो, माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac बट्टा में 2 इंटू ए लिखा करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ से अगर m का वैल्यू अगर निकालिएगा तो माइनस का b की जगह पर -4 है तो प्लस का 4 प्लस माइनस रूट अंडर माइनस का 4 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की जगह पर 1 है, सी की जगह पर 13 है। अब बटा में क्या लिखिएगा, 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, ए लिखोगे ना। फिर यहाँ से m इक्वल टू 4 प्लस माइनस रूट अंडर 16 माइनस का क्या लिखेंगे, 13 चौका 52 हो जाता है ना, तो यहाँ से 52। अब बटा में क्या लिखोगे, यहाँ से 2 यानी m इक्वल टू 4 प्लस माइनस रूट अंडर -52 में से अगर आप घटाइएगा कितना, आप घटाइएगा 16 को जोड़िएगा तो आपको माइनस का 36 हो जाएगा, ठीक है। अब बट्टा में 2 लिख सकते हैं। फिर यहाँ से m इक्वल टू 4 प्लस माइनस इसको क्या लिखोगे, 36 का 6 का रूट हो जाता है यानी 6i। अब बट्टा में क्या लिखेंगे, 2 लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। फिर यहाँ से m इक्वल टू 2 कॉमन निकालिए तो 2 प्लस माइनस 3i आपको मिला। तो इस तरीके से यहाँ जो आपको रूट्स जो मिला, और या कहें प्लस माइनस का क्या मिला आपको, प्लस माइनस का 2 प्लस माइनस 3i आपको मिला। तो यहाँ भी जो रूट्स आपको मिल रहा है वह कंजुगेट कॉम्प्लेक्स ही मिल रहा है। क्या मिल रहा है, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स ही मिल रहा है। तो इसका जो आप CF निकालिएगा ना, तो यहाँ से 10 से देखिएगा, यहाँ से 10 से y इक्वल टू CF जो निकालिएगा ना, अभी आपको क्या बताया था, a इंटू कॉस जो i वाला टर्म होता है उसको लिखते हैं 3x, आप प्लस का b इंटू साइन 3x लिखते हैं, यही लिखते हो, तो बस इतना ही लिखना है, ठीक है। और इंटू ई के पावर जो रियल पार्ट होगा ना उसको रखिएगा, इंटू x लिख लीजिएगा, ठीक है। बस यही इसका क्या हुआ, CF हुआ। इसी तरह से आपको क्या करना है, CF निकाल लेना है मेरे भाई, ठीक है। तो यह टाइप नंबर 4 की बात है कि टाइप नंबर 4 में, सॉरी टाइप नंबर 4 नहीं बल्कि टाइप नंबर 3 की हम बात किए हैं। टाइप नंबर 3 में इसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको तो CF निकाल लेना है कि अगर उसमें कंजुगेट कॉम्प्लेक्स भी हो और साथ ही साथ कोई रियल पार्ट भी आ जाए तो सेम चीज़ आपको लिखना है, बस रियल पार्ट जो आएगा ना e के पावर 2x आपको कर देना है, वही उसका क्या हो जाता है, तो CF हो जाता है। उसी तरह से आपको CF निकाला जाता है मेरे भाई, ठीक है। अब आते हैं एक और आपको हम क्वेश्चन बताने वाले हैं, या कहें टाइप नंबर 4 की हम बात करेंगे, जो कि बहुत ही आसान होगा टाइप नंबर 4 की। कि अगर रूट्स अगर आपको रियल मिले, ठीक है, और इक्वल मिले, क्या मिले आपको, रियल भी हो और इक्वल भी हो, तो उस केस में जो है ना कैसे हम लोग CF निकालेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ से हम आते हैं टाइप नंबर 4 की हम बात करते हैं, जो कि आज की क्लास का यह लास्ट टॉपिक है, ठीक है। क्या है यहाँ से, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस का 4dy अपॉन dx प्लस का 4y इक्वल टू 0 दिया गया है, ठीक है। क्या इसको लिख सकते हो आप यहाँ से, d2 अपॉन dx स्क्वायर प्लस का 4d अपॉन dx प्लस का 4 इंटू क्या लिखेंगे, y इक्वल टू 0। फिर यहाँ से आप डी स्क्वायर प्लस का 4d प्लस का 4 इंटू वाई इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम तोड़ सकते हैं, तोड़ लिए। अब यहाँ से अगर आप CF निकालना चाहते हो, फोर CF यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं तो उसके लिए हमको क्या निकालना होता है, CF निकालना पड़ता है। तो अब हम आते हैं, अगर यहाँ से CF अगर निकालते हो, सॉरी CF नहीं बल्कि ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना पड़ता है ना, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, क्या लिखोगे यहाँ से, m स्क्वायर प्लस का 4m प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब इसको लिख सकते हो m प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, अर्थात m प्लस 2 इंटू m प्लस 2 इक्वल टू 0, अर्थात m का जो वैल्यू मिलेगा वह -2 मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ जो आप रूट्स जो देख रहे थे वह रूट्स आपको कैसा मिला, तो यह आपको रूट्स आपको मिला है, रूट से आर रियल एंड रिपीटेड कह सकते हैं, रिपीटेड है या इक्वल रूट्स है, ठीक है।
तो जब भी अगर आपको रूट से रिपीटेड मिले और इक्वल मिले तो उसका जो हम CF निकालते हैं उसको हम y इक्वल टू पहल का यहाँ से C1 लिखिएगा, फिर यहाँ से C2 लिखिएगा और एक आप x लगाइएगा, ठीक है, और होल इनटू e के पावर यहाँ जो वैल्यू मिलेगा वह इंटू x कर लीजिएगा, ठीक है। तो यही इसका क्या हुआ आपका, तो CF हो गया। और इसी तरीके से आपको क्या निकालना है, CF निकालना है, जो कि यह टाइप नंबर 4 की बात है। टाइप नंबर 4 का जो CF आप लिखिएगा वह इसी तरीके से लिखिएगा दोस्तों। और जितना भी आपको क्वेश्चन आएगा ना, जो भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो या कहीं भी क्वेश्चन हो, तो फिर यह चारों टाइप का ही आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और चारों टाइप ही पॉसिबिलिटी आपका चारों टाइप का ही है। और एक एक टाइप करके आपको हम बता दिए हैं कि कैसे हम लोग CF निकालेंगे, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4 का हम एग्जाम्पल दे दे कि आपको हम बताए हैं दोस्तों, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर लीजिएगा जो बच्चे पार्ट 3 में होंगे या पार्ट 3 के एग्जाम देने वाले होंगे दोस्तों, ठीक है। और साथ ही साथ जो भी बच्चे अगर चाहते हैं कि घर बैठे सही ढंग से और प्रॉपर वे में सिलेबस को कवर करे, तो मेरा एक BSc पार्ट 3 मैथ ऑनर्स का स्पेशली बिहार यूनिवर्सिटी के सेशन 2021 से 24 सेशन वाले स्टूडेंट के लिए एक पेड क्लासेस एप्लीकेशन पे ऑलरेडी 8 सितंबर 2023 से स्टार्ट हो चुका है। और उस लेक्चर का उस क्लास का या सेकेंड लेक्चर हम लेके आ रहे थे। तो जो भी बच्चे अगर चाहते हैं कि घर बैठे सही ढंग से प्रॉपर वे सिलेबस को कवर करना है, तो यहाँ जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है उस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे और साथ ही साथ आपका जो सिलेबस है वह टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।